नमस्कार दोस्तों। आज हम लोग बात करेंगे जो आईएएस टॉपर है 2020 के शुभम कुमार के बारे में। उन्होंने जो आईएएस में पहली रैंक हासिल की है, तो उसमें क्या दूसरे जो स्टूडेंट थे जो भी सिलेक्ट हुए हैं या नहीं भी हुए हैं, अगर उनके कंपैरेटिवली बात करेंगे तो उन्होंने किस प्रकार अपनी कॉपी में क्या कैसे लिखा, कैसे फ्लो चार्ट बने, कैसे डायग्राम बने, उन सबको हम लोगों को देखना जरूरी है। क्योंकि हम लोग अगर यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो एक एक बेसिक आइडिया बन जाएगा कि कम से कम हम लोगों को किस प्रकार पॉइंटों के रूप में लिखना है, फ्लो चार्ट के रूप में लिखना है। वो सारी चीजें हम लोग इस कॉपी में देखेंगे कि उन्होंने किस प्रकार लिखा और पहले स्थान हासिल किया है। तो अभी हम लोग उसको समझने की कोशिश करते हैं, क्योंकि ये आपको पता है कि जो आईएएस टॉपर रहे हैं, हर बार कोई ना कोई एक टॉपर रहता है। उसमें वैसे तो कोई विशेष बात नहीं होती है, लेकिन उनका लिखने का तरीका बहुत मायने रखता है। तो अभी हम लोग देखेंगे उन्होंने किस प्रकार लिखा है। अगर पहले क्वेश्चन की बात करें, जैसे इस पेपर में अगर बात करें, तो सबसे पहला क्वेश्चन आपके सामने आ गया है। देखिए पहला क्वेश्चन क्या कह रहे हैं। पहला क्वेश्चन कह रहे हैं कि झरनों के, ये आपके सामने पहला क्वेश्चन है कि झरनों के विलुप्त होने के पीछे निहित कारणों पर चर्चा करते हुए परीक्षण कीजिए कि किस प्रकार स्प्रिंग सेड प्रबंधन झरने विशेषकर हिमालय क्षेत्र में झरनों को पुनर्जीवित करने में सहायता कर सकते हैं। तो ये इस क्वेश्चन को आप लोगों को जवाब किस प्रकार देना था, तो आप लोग इससे समझ सकते हैं। आप हिंदी मीडियम को इंग्लिश मीडियम से इसका कोई विशेष फर्क नहीं, लेकिन आप लोगों को यह समझना जरूरी है कि किस प्रकार आप लोगों को ये लिखना है। तो इसमें आप लोग देखेंगे उन्होंने जो ग्राउंड लेवल का वाटरिंग का स्तर किस प्रकार बताया, स्प्रिंग सेड का निर्माण कैसे हो रहा है, तो उन्होंने डायग्राम भी बनाया। ऐसा नहीं बहुत बड़े डायग्राम, ये बेसिक से डायग्राम बनाया ताकि एक चीजों को थोड़ा अट्रैक्टिव लगे, उनका प्रेजेंटेशन क्लियर से हो। अगर आगे हम लोग बात करें, देखिए इस क्वेश्चन में और देख सकते हैं, इसमें अच्छे अच्छे पॉइंट बनाकर लिखे गए। ये सारी चीजें पॉइंटों के रूप में लिखी गई है। यहाँ पर आप लोग नोट करेंगे, एक पॉइंट है, दूसरा पॉइंट है, तीसरा पॉइंट है, चौथा पॉइंट है। तो इसमें सारी चीजें बता रखी है। अब देखिए आगे मैं इसको और क्वेश्चन देख रहा हूँ कि उन्होंने और किस प्रकार ऐड किया होगा अपने तरीके से। दूसरे क्वेश्चन को देखिए, दूसरा क्वेश्चन क्या कर रहे हैं, अर्थव्यवस्था। दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहे हैं, अर्थव्यवस्था के आधारभूत निर्माण खंड में लौह और इस्पात उद्योग के महत्व को प्रकाश डालिए और इस संदर्भ में राष्ट्रीय इस्पात नीति 2017। तो इसका क्या मतलब, ये इकोनॉमी से रिलेटेड क्वेश्चन है। ये इसको जियोग्राफी से भी कनेक्ट कर सकते हैं, लेकिन ये प्योर इकोनॉमिक बेस पर थोड़ा जियोग्राफी का बेस इसलिए लेंगे कि हम लोग लौह और इस्पात उद्योग को उसमें भी पढ़ते हैं और इकोनॉमी में भी पढ़ते हैं। तो ये जो नई नीति आई है, कौन सी, ये 2017 में, ये करंट का हॉट टॉपिक था। इसके अकॉर्डिंग इसमें इसकी विशेषता भी पूछ ली और इसके महत्व की। तो इन्होंने किस प्रकार लिखा उसको अगर देखते हैं, अब देखिए उन्होंने क्या किया, नेशनल जो पॉलिसी के इसमें से ऐसा नहीं है कि सारा का सारा उठा दिया, उन्होंने दो तीन पॉइंट उठा लिए तो वो लिख दिया। मतलब आप लोगों को चीजों को कम शब्दों में और प्रेजेंटेशन अच्छा रखना है। तीसरा क्वेश्चन देखिए, भारत में बढ़ते नाइट्रोजन उत्सर्जन का एक संक्षिप्त विवरण करते हुए चर्चा कीजिए कि चिंता एक विषय क्यों है, ऐसा उत्सर्जन को सीमित करने के लिए क्या कदम उठाए जा सकते हैं। तो ये सवाल दोस्तों बिल्कुल आप अगर करंट के ओरिएंटेड और बेसिक को थोड़ा कनेक्ट करके पढ़ेंगे तो आप लोग इनके जवाब दे सकते हैं। क्योंकि उन्होंने, अब देखिए जैसे देखो ये क्या लिखा हुआ है, नाइट्रोजन अकाउंट टू फॉर 78% ऑफ द ऑल गैसेज इन एटमॉस्फेयर। तो इसका क्या मतलब है कि भाई अगर ओवरऑल बात करें जो नाइट्रोजन गैस का जो लेवल है एनवायरमेंट में वो कितना 78% है। तो उन्होंने क्या सीधा मुद्दे की बात करके चीजों को कम शब्दों में एक्सप्लेन करने गए। तो ये भी आप लोगों का, चाहे आप हिंदी मीडियम को इंग्लिश मीडियम को, ये आना चाहिए, ठीक है ना। इसमें आप लोग पूरा एनालाइज करना नहीं करें, लेकिन कैसे लिखा हो वो सीखना जरूरी है। तो जैसे थोड़ा और आगे बढ़ते हैं, तो उन्होंने क्या देखो छोटे छोटे पॉइंट बना रखे हैं। ये देखिए एक एक पॉइंट में बहुत सारी चीजें समझा दी गई है। देखो ये बिल्कुल एक छोटे छोटे पॉइंट के रूप में बता रखा है। आगे भी अगर देखते हैं, देखिए आगे भी देखो फर्टिलाइजर्स के रूप में। इसके अलावा देखो चौथा क्वेश्चन क्या कह रहे हैं, चौथा क्वेश्चन में क्या है, रणनीतिक पर्यावरण आकलन क्या है, पर्यावरण प्रभाव आकलन और रणनीतिक पर्यावरण आकलन को तुलना कीजिए। तो ऑब्वियसली ये पर्यावरण आकलन के बारे में पूछ रहे हैं। तो इसमें हम लोग एक तो सबसे पहले बात करेंगे इनकी डेफिनेशन, रणनीतिक परिणाम पर्यावरण का आकलन, इसकी परिभाषा क्या है कम शब्दों में, और फिर हम लोग पर्यावरण प्रभाव आकलन और रणनीतिक में तुलना करेंगे। तो इसको किस प्रकार लिख सकते हैं, तो अगर इसमें अगर हम लोग देखें, अब देखिए इसमें ये देखो इसमें क्या है ना, बहुत सारी चीजें, ऐसा नहीं है कि वन लाइन टू लाइन लिख ली और ऐसा हो गया। उन्होंने कुछ कुछ चीजों को पॉइंट के रूप में भी बताकर इसको समझाने की कोशिश की। तो अपने आप में ये यूनिक आंसर भी बनता है और कुछ चीजें हैं जो अलग हटके दिखाती हैं। तो उनको क्या एकदम साफ सुथरा भी लिखा हुआ और क्लियर करता है। इसी से दूसरों के कंपटीशन में आप लोग अच्छे नंबर ला सकते हैं। तो ये एक आपके सामने फिर क्वेश्चन आ गया।
इसके बारे में, मॉनिटरी प्रोटोकॉल के बारे में। तो ये क्या कह रहे हैं, मॉनिटरी प्रोटोकॉल को प्राय सर्वाधिक सफल अंतरराष्ट्रीय पर्यावरण संधि के रूप में माना जाता है। इस प्रोटोकॉल की उपलब्धियों पर प्रकाश डालते हुए इनकी सफलता के कारणों पर चर्चा कीजिए। तो ये मॉनिटरी प्रोटोकॉल का जो ये आप लोगों को पता है ये कब हुआ था, इसके बारे में पता होना चाहिए। किससे संबंधित है भाई, जो क्लोरोफ्लोरोकार्बन से संबंधित इसमें बात की गई। तो इसमें आप लोगों को अच्छे अच्छे छोटे छोटे पॉइंट्स आप लोगों को पॉइंटों के रूप में लिखना है। कोशिश करें कि पॉइंटों के रूप में चीजें लिखेंगे तो उसको क्या फायदा होगा आप लोगों को, ये देखो छोटे छोटे पॉइंट में सारी चीजें समझा रखी है। तो अभी हम लोग जब एनालिसिस करेंगे अलग से वो बात करेंगे, लेकिन अभी सिर्फ थोड़ा कॉपी में देखना है कि भाई उन्होंने किस प्रकार लिखा है। ठीक है, अब आगे बढ़िए। जैसे रीजन और रीजन फॉर सक्सेस, ठीक है ना, इसमें यूनिवर्सल रीजन अलग दे रखा है। और अब देखो एक और क्वेश्चन आ गया, इसमें देखो क्या है, विश्व और भारत के यथोचित उदाहरण प्रस्तुत करते हुए संसाधन अभिशाप। जो संसाधन अभिशाप के रूप में क्या कारण है, क्योंकि अभी संसाधनों की भागदौड़ तो है, कमी भी हो रही है और लगातार इस पर टेक्नोलॉजी बेस पर किया जा रहा है, लेकिन इसके अभिशाप के रूप में किस प्रकार है उसके बारे में हम लोग इस क्वेश्चन में बात करनी है। ऐसा नहीं समझा जो संसाधन है उसके बारे में बता दिया। इसके अलावा आगे बात करें, अब देखो एक और आ गया क्वेश्चन, मानव वन्य जीवन संघर्ष के बढ़ते दृष्टांतों के पीछे उत्तरदायी कारणों पर चर्चा कीजिए और इनके निपटान के लिए कुछ समन्वयकारी उपायों पर सुझाव दीजिए। ठीक है ना, तो इसमें आप लोगों को देखिए किस प्रकार छोटे छोटे पॉइंटों में बनाकर लिखा हुआ है। ये देखिए, इसमें भी आप लोग देख सकते हैं। ठीक है ना, सस्टेनेबल, और क्या है इसमें देखिए, प्रमुख महासागरीय क्षेत्रों के समीप तकनीकी उद्योगों की अवस्थिति। तो इसमें क्या छोटे छोटे पॉइंट के रूप में, मतलब कम शब्दों में बहुत सारी चीजें बता रखी है। इस क्वेश्चन में भी आप लोग ये सारी चीजें देख सकते हैं, आपके सामने ये पूरी कॉपी आ रही है, तो आप लोग इसको खुद से भी एनालिसिस साथ साथ कर सकते हैं। ये रटना नहीं है, बस देखना है कि उन्होंने उनके लिखने का, किसी भी क्वेश्चन को लिखने का तरीका क्या था, बस वही आप लोगों को सीखना है। बाकी ऐसा नहीं है इनको रटना है, रटना नहीं है। ठीक है ना, ये आपके सामने आराम से क्लियर हो गया होगा। फिर 15 वाला क्वेश्चन हो गया। टोटल आपको पता है 20 क्वेश्चन के आसपास आते हैं अलग अलग नंबरों से। किसी में 10 नंबर का होता है, किसी में 15 नंबर या 12.5 नंबर के आसपास का होता है। ये 250 वर्ड्स में आप लोगों को 15 नंबर का लिखना होता है। मतलब कम शब्दों में बहुत सारी चीजें बतानी होती है, क्योंकि जनरली 10 नंबर में बहुत कुछ लिखना होता है, लेकिन आईएएस में आप लोगों को कम शब्दों में बहुत जरूरत से ज्यादा, जैसे जरूरत पड़ी तो मैप के बारे में भी, यूरेनियम भंडारों के बारे में बात हो रही है, तो क्या हो रहा है, मैप का इस्तेमाल भी करना है, तो ये भी ध्यान रखना है। क्लियर है ना, तो यहाँ पर दोस्तों आराम से समझ में आ गया होगा। ये जो आईएएस टॉपर की थी उनकी कॉपी है, तो आप लोग इससे काफी कुछ सीख सकते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज आप लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। अगर आप भी आईएएस की तैयारी कर रहे हैं तो इस पर प्लेलिस्ट में आप लोगों को बहुत सारे वीडियो फ्री मिल जाएंगे। धन्यवाद दोस्तों।